हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आवर चैप्टर थर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज फिनिश्ड। चैप्टर थर्ड फिनिश हो चुका है और आज हम एक न्यू चैप्टर के साथ आपके सामने आ रहे हैं। और हमारा जो न्यू चैप्टर है वो है चैप्टर 4 और चैप्टर 4 का जो नाम है वो है केमिकल काइनेटिक्स। ये चैप्टर स्टूडेंट्स 4 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 4 का। और इतना ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है और कठिन भी नहीं है, इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। तो बड़े ढंग से और तरीके से अगर हम इस चैप्टर को करते हैं तो एक बार में हमारी समझ में आराम से आ सकता है, ठीक है ना। तो इजी वे में हम इसको बहुत जल्द ख़त्म कर लेंगे। तो हम हमारा चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स ये शुरू करते हैं। और ध्यान रखना ये कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का है, ठीक है ना। ये आपके बोर्ड एग्जाम में जो मार्क वेटेज होती है वो 4 होती है इसकी। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है इसको डिफाइन करते हैं सबसे पहले। केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है? केमिकल काइनेटिक्स जो है ना, ये केमिस्ट्री जो है उसकी एक ब्रांच है। केमिस्ट्री की एक ब्रांच है और इस ब्रांच के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है डिफरेंट जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं। डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनका जो रेट होता है वो किस तरह से चेंज होता है, इसका इसमें स्टडी करते हैं। केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो मैकेनिज्म होती है केमिकल रिएक्शन की वो किस प्रकार से होती है उसका इसमें स्टडी किया जाता है। और केमिकल रिएक्शन का जो रेट है उसको अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में इसमें स्टडी किया जाता है, ठीक है ना। तो मेनली आपको क्या ध्यान रखना है कि केमिकल काइनेटिक्स जो होती है उसके अंतर्गत हम किसी भी रिएक्शन के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं। उसका स्टडी करने के लिए केमिकल काइनेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। और किसी भी केमिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म को जानने के लिए हमको केमिकल काइनेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। और किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्टिंग करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में नॉलेज लेने के लिए हमको केमिकल काइनेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत हम किसको स्टडी कर सकते हैं ये बात आपको समझ आ गई होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन और तीसरा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस। इन चीज़ों को हम स्टडी करते हैं, वो होती है हमारी केमिकल काइनेटिक्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्लियर आपको ये समझ जाना चाहिए कि किसी भी रिएक्शन, कोई भी प्रकार की जो रिएक्शन है उसका रेट किस तरह से निकालना है, रिएक्शंस के कितने टाइप्स हो सकते हैं, कैसी कैसी रिएक्शंस हो सकते हैं, उनकी मैकेनिज्म कैसी होती है और किस प्रकार से इसको डिटरमाइन कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम केमिकल काइनेटिक्स को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है ना। तो मैं नोट कर रहा हूँ केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स को डिफाइन करते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, इट इज़ द branch of physical chemistry which deals with the study of with the study of rate of reaction and rate of reaction and mechanism। चलो कॉमा लगा के लिख देता हूँ उसको मैं, है ना। मैकेनिज्म एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ये केमिकल काइनेटिक्स होती है। ये क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसके अंदर आप स्टडी करने वाले हो किसको? रेट ऑफ रिएक्शन को, रिएक्शन की मैकेनिज्म को, वेरियस रिएक्शन, बहुत सारी रिएक्शंस हैं, उन सभी रिएक्शंस के बारे में यहाँ पर
हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। और ऑन रेट ऑफ रिएक्शन को, किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है ना, उसको अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करना है, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बात है यहाँ पे आ रही है किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन की, ठीक है ना। रेट ऑफ रिएक्शन इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन किस प्रकार से, कितनी स्पीड में या कितनी धीमे या फिर मीडियम स्पीड से कंप्लीट हो रही है। इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो इसमें अब दूसरे स्टेप पर हम बात करते हैं। स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान से चेक करना कि जो रिएक्शंस होती हैं वो कितने प्रकार की हो सकती हैं, ठीक है ना। इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बात करता हूँ, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, ऑन बेसिस ऑफ वेलोसिटी, यानी कि रिएक्शन के कितने प्रकार हो सकते हैं उनके वेलोसिटी के आधार पर। किसी भी रिएक्शन की वेलोसिटी होती है, कोई रिएक्शन तो ऐसी होती है कि बहुत फास्टली कंप्लीट हो जाती है, कोई रिएक्शन होती है जिसको कंप्लीट होने में बड़ा टाइम लगता है, और कोई रिएक्शन होती है जो मीडियम वेलोसिटी से चलती है। तो अलग अलग रिएक्शन होगी ना, तो इन सारी अलग अलग रिएक्शंस का टाइप्स हमको यहाँ पर स्टडी करना है, जो किस पर बेसिस है, उसकी वेलोसिटी पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन होती है, दीज आर ऑफ 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। वेलोसिटी के बेसिस पर जो रिएक्शन होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। रिएक्शंस कितने टाइप्स के हैं स्टूडेंट्स? 3 टाइप्स की, ठीक है ना। जिसमें फर्स्ट टाइप की रिएक्शन यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, फास्ट रिएक्शन, ठीक है ना। पहली रिएक्शन को मैं क्या बोल सकता हूँ? फास्ट रिएक्शन, जो बहुत ही फास्टली कंप्लीट होती हैं, ठीक है ना भाई। इसका जो नेम हमने रखा है फास्ट रिएक्शन, उससे ही पता चल रहा है तो रिएक्शन कैसी होंगी, बहुत फास्ट स्पीड में कंप्लीट हो जाती होंगी। और ऐसी फास्ट स्पीड में कंप्लीट हो जाने वाली जो रिएक्शंस हैं उनके एग्जांपल्स क्या होते हैं, इनको हम देखते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन नोट करता हूँ, छोटी सी डेफिनेशन है, दोज रिएक्शन विच कंप्लीट इन फास्ट स्पीड, दोज रिएक्शन विच कंप्लीट इन फास्ट स्पीड, वे रिएक्शन जो बहुत तेजी से संपन्न हो जाती हैं, मीन्स इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कंप्लीट इन वेरी लेस टाइम इंटरवल, कंप्लीट इन वेरी लेस टाइम इंटरवल, बहुत कम समय अंतराल में ये कंप्लीट हो जाती हैं। उन रिएक्शंस को क्या बोलोगे? फास्ट रिएक्शन। इट्स कॉल्ड फास्ट रिएक्शन, ठीक है। फास्ट रिएक्शन की डेफिनेशन आ गई। अरे फास्ट के नाम से ही पता चल रहा है हमको कि फास्ट रिएक्शन क्या हो सकती है, इसके नाम से पता चल रहा है ना। जिसको कंप्लीट होने में सबसे कम टाइम, यानी कि बहुत कम टाइम लगता हो, उसको क्या बोल रहे हैं हम? फास्ट रिएक्शन बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो फास्ट रिएक्शन के लिए एग्जांपल्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे देखो फास्ट रिएक्शन कौन सी हो सकती हैं? एसिड बेस रिएक्शन, एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है, जिसको आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हो, बहुत ही फास्ट स्पीड में होती है। एक दूसरा एग्जांपल एक ले सकते हैं, आयनाइजेशन रिएक्शन। आयनाइजेशन रिएक्शन भी बहुत ही फास्टली होती हैं।
और एसिड बेस के लिए अगर हम एग्जाम्पल लें तो देखो NaOH प्लस HCl, ये क्या हो गया बेस, ये क्या हो गया एसिड, और इससे आपको जो ऑब्टेन होने वाले सब्सटेंस हैं वो क्या हैं, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है ना। ये जो रिएक्शन है स्टूडेंट, ये इतनी फास्ट होती है कि आप इसके टाइम का अंदाज़ा लगाना बड़ा कठिन हो जाता है। यानी कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दिस रिएक्शन कंप्लीट इन 10⁻⁻12 सेकेंड। समझ आ रही है कितनी स्पीड में हो रही है? 1 सेकंड के 12वें हिस्से में ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो कितना लेस टाइम इसने लिया है, बहुत कम समय लिया है इसने कंप्लीट होने के लिए, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगी, फास्ट रिएक्शन। अब इसी तरह से हम एक दूसरा एग्जांपल लें आयोनाइजेशन रिएक्शन के लिए। जैसे यहाँ पर ले रहा हूँ मैं सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है ना। आयोनाइजेशन के लिए आपको सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, और सिल्वर नाइट्रेट के साथ दूसरा सॉल्यूशन ले रहा हूँ मैं पोटेशियम क्लोराइड का। क्लियर है ना। ये दोनों के दोनों साल्ट हैं। जैसे ही आप इनका क्या बनाओगे, एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे, तो तुरंत ये जो सॉल्ट है ये किस में डिसोसिएट हो जाएंगे, अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। और जैसे ये अपने आयंस में डिसोसिएट होते हैं तो तुरंत जो अपोजिट चार्ज्ड आयन हैं वो एक दूसरे के साथ न्यू बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे, और न्यू बॉन्ड फॉर्म करने के बाद न्यू कंपाउंड फॉर्म हो जाएंगे। यहाँ पर न्यू कंपाउंड आपको फॉर्म होने वाले हैं ये दोनों, और ये भी कहाँ होंगे, एक्वस, ये सॉलिड, ये तो सॉलिड है और ये एक्वस, ठीक है ना। तो जैसे ही आप सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड को किसी भी कंटेनर में मिक्स करते हो तो आपको करंटली एक वाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है। करंटली एक वाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है, और वो वाइट प्रेसिपिटेट होता है सिल्वर क्लोराइड का। वाइट पीपीटी होता है किसका, सिल्वर क्लोराइड का। और ये रिएक्शन इतनी फास्ट होती है कि जैसे ही आप मिक्स करोगे तुरंत कंप्लीट है। इसलिए इस रिएक्शन का जो टाइम इंटरवल हो सकता है वो है, टाइम पीरियड है इस रिएक्शन का 10⁻⁻16 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड के 16वें हिस्से में ये रिएक्शन कंप्लीट है। तो आप सोचिए कि इस प्रकार की कोई रिएक्शंस अगर आती हैं तो उनको आप क्या कह सकते हो, फास्ट स्पीड रिएक्शन कह सकते हैं ना। फास्ट स्पीड वाली रिएक्शन हो सकती है ना ये। तो देखो फास्ट स्पीड के रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हमने आपके सामने यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं, और उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे कि फास्ट स्पीड की रिएक्शन किस प्रकार से कंप्लीट होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम। नेक्स्ट रिएक्शन हो सकती है, सेकंड पॉइंट डाल रहा हूं मैं, मीडियम वेलोसिटी रिएक्शन। तो देखो कुछ रिएक्शन ऐसी भी हो सकती हैं जो ना तो फास्ट होती हैं ना ही स्लो होती हैं, तो वो कहाँ चली जाएंगी, मीडियम वेलोसिटी में, ठीक है ना। तो मीडियम वेलोसिटी वाली रिएक्शंस कैसी हो सकती हैं, नाम से ही पता चल रहा है, दोज रिएक्शन विच कंप्लीट विद those reaction which complete with medium velocity, medium
वेलोसिटी इज कॉल्ड मीडियम वेलोसिटी रिएक्शन। जो मीडियम वेलोसिटी से कंप्लीट होती है वो मीडियम वेलोसिटी रिएक्शन कहलाती हैं, ठीक है ना। अब मीडियम वेलोसिटी की जो रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स आप लोग देखेंगे वो क्या हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स इसके, ऑर्गेनिक रिएक्शन, जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होती हैं वो सब के सब मीडियम वेलोसिटी रिएक्शन होती हैं। अब ऑर्गेनिक रिएक्शन में हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपको पता है ना ऑर्गेनिक रिएक्शन कौन होंगी। अब ऑर्गेनिक रिएक्शन के लिए अब आपको ये ध्यान करना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे। ऑर्गेनिक रिएक्शन तभी तो कराएंगे हम जब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाएंगे। और ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं वो कौन होते हैं, दोज कंपाउंड विच मेड फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है ना। तो कार्बन हाइड्रोजन मेड कंपाउंड्स हैं, उनके अंदर जो कोई रिएक्शन होती है उसको क्या बोल सकते हो, ऑर्गेनिक रिएक्शन बोल सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स लेते हैं और हमारे पास पहला एग्जाम्पल है हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर। शुगर का हाइड्रोलाइसिस करा दो। शुगर का फॉर्मूला देखो स्टूडेंट्स, C12H22O11, ये क्या होता है, शुगर होता है। इसका हाइड्रोलाइसिस कराना है H2O, हाइड्रोलाइसिस करा रहे हो ना, तो ये आपको देगा क्या, C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये दो कंपाउंड फॉर्म करता है और दोनों कंपाउंड कौन कौन से हैं, एक तो ग्लूकोज होता है और एक फ्रक्टोज होता है। दोनों के फार्मूला सेम नज़र आ रहे हैं ना, दोनों के फार्मूला। और सुक्रोज होता है ऐसा ही तीसरा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज और एक माल्टोज शुगर भी है। सबके फार्मूला एक जैसे हैं, ठीक है ना, सबके फॉर्मूला एक जैसे लगेंगे आपको, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज में कुछ डिफरेंस होता है। इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं एक चैप्टर में ये स्टडी कराएंगे आपको, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या डिफरेंस होता है। इनकी स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस होता है, प्रॉपर्टीज़ में कुछ डिफरेंस होता है, लेकिन मोलेकुलर फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर। शुगर का जब आप हाइड्रोलाइसिस कराते हो तो आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज ऑब्टेन होते हैं और ये एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है जो मीडियम वेलोसिटी की होती है, ठीक है ना। इस रिएक्शन को एक नाम और दिया गया है, उस नाम को भी मैं चलो यहाँ पे नोट कर देता हूँ। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम इन्वर्सन ऑफ केन शुगर। इन्वर्सन ऑफ केन शुगर के नाम से भी जानते हैं इस रिएक्शन को। ये केन शुगर भी है, इसको बोलते हैं हम केन शुगर। और केन शुगर का इन्वर्सन हो रहा है किस किस के अंदर, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर। क्लियर है। चलो एक एग्जांपल और ले लो, एक एग्जांपल और देख देते हैं। रिएक्शन ऑफ मिथाइल एसीटेट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। मिथाइल एसीटेट को रिएक्ट करा दो किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो देखो मिथाइल एसीटेट क्या होता है, CH3COO, ये एसीटेट हो गया और ये हो गया मिथाइल एसीटेट। क्लियर है ना। अब इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, देखो एक ऑक्सीजन को तो मैं डबल बॉन्डिंग से इधर जोड़ रहा हूँ और इसको मैं इस तरफ से जोड़ रहा हूँ। मिथाइल एसीटेट है, नीचे लिख देते हैं हम मिथाइल
एसीटेट का फॉर्मूला हो गया। अब रिएक्शन कराना है किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो बच्चों ध्यान से चेक करो, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो यहाँ से ब्रेक होगा, मिथाइल एसीटेट इस जगह से ब्रेक होगा। क्लियर है ना? ये वाला जो पार्ट है इसका नेगेटिव वो पॉजिटिव पार्ट होता है, और एसीटेट जो रेडिकल है वो नेगेटिव पार्ट होता है। ये बात मैं आपको प्रीवियस क्लासेस से आप बताता आ रहा हूँ कि एसीटेट रेडिकल एक नेगेटिव चार्ज रेडिकल है, लेकिन ये एक्सेप्शन है कि इसको मोलिकुलर फॉर्मूला के टाइम पर फर्स्ट में लिखा जाता है। क्लियर है ना? तो ये नेगेटिव चार्ज पार्ट हो गया, ये नेगेटिव चार्ज पार्ट हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज पार्ट, ये पॉजिटिव चार्ज पार्ट। तो जैसे ही आपको इन्हें इंटर कन्वर्जन करना है तो क्या करेंगे? इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ। इसी तरह से तो नोट करते हैं, तो करो नोट। क्या फॉर्म होगा? CH3COONA प्लस CH3OH। क्या फॉर्म हो गया? सोडियम एसीटेट और मेथेनॉल। आपके पास क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन हुए हैं? सोडियम एसीटेट और मेथेनॉल। तो स्टूडेंट्स ये दोनों रिएक्शंस के जो एग्जाम्पल यहाँ आपको दिख रहे हैं ये मीडियम वेलोसिटी रिएक्शन होती हैं। इनको कंप्लीट होने में मीडियम टाइम पीरियड इंटरवल लगता है। ठीक है ना? अब हम एक लास्ट है इसका जो टाइप है, 3 टाइप्स में 2 टाइप्स आपने पढ़ लिए ना, 3 टाइप्स और होता है, उसको और हम यहाँ पर स्टडी करते हैं कि वो क्या होता है। थर्ड है स्टूडेंट्स स्लो रिएक्शन। थर्ड टाइप कौन है रिएक्शंस का? स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन क्या होती है? दोज रिएक्शन विच टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू कंप्लीट। दोज reaction which takes a lot of time, to complete is called slow reaction। जिनको कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ज़्यादा टाइम का मतलब कई घंटे लग जाते हैं, कई दिन लग जाते हैं, कई बार सालों लग जाते हैं रिएक्शन को कंप्लीट होने में, सालों से भी ज़्यादा लग जाती हैं कंप्लीट होने में। वो क्या कहलाती हैं? स्लो रिएक्शन। ये स्लो स्पीड की रिएक्शन होगी ना, या स्लो वेलोसिटी रिएक्शन हो गई। ठीक है ना? एग्जाम्पल्स चेक करते हैं इसके कि जैसे आपको एक एग्जाम्पल बताया था, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन पर जंग लगने की जो, यानी कि आयरन के ऊपर जो रस्ट होने की रिएक्शन है वो एक लॉन्ग टर्म रिएक्शन है। हैंड टू हैंड तो रस्ट नहीं होता आयरन, उसको टाइम लगता है, उसको टाइम लग सकता है महीने, 2 महीने, 6 महीने तक का टाइम लग सकता है ना। तो रस्टिंग ऑफ आयरन और आयरन के ऊपर रस्ट कैसे लगती है, ये कंप्लीट प्रोसेस आपको प्रीवियस चैप्टर में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। थोड़ा सा ध्यान दिला देता हूँ मैं। आयरन शीट होती है, आयरन शीट के ऊपर रेन वाटर फिल होता है, रेन वाटर के अंदर CO2 गैस डिजॉल्व हो जाती है। तो रेन वाटर और CO2 गैस मिलकर क्या फॉर्म कर लेती हैं? कार्बोनिक एसिड। ठीक है ना? कार्बोनिक एसिड का क्या होता है? डिसोसिएशन होता है, उससे हाइड्रोजन आयन और कार्बोनेट आयन बनते हैं, और वो किसका काम करता है? कैथोड का काम करता है। और आयरन का ऑक्सीडेशन होता है, वो एनोड का काम करता है, और इस तरह से वहाँ पर एक सेल फॉर्म हो जाता है। आयरन का तो एनोड बन गया और कार्बोनिक एसिड का कैथोड बन जाता है, तो एक सेल फॉर्म हो गया और आयरन की जो शीट है वो रस्टेड हो जाती है। ठीक है ना? तो ये एक लंबी प्रोसेस होती है, लॉन्ग टर्म की प्रोसेस है, इसलिए इसको हम स्लो रिएक्शन
कह सकते हैं। और एग्जाम्पल क्या रख सकते हैं हम? कन्वर्जन ऑफ कार्बन, दूसरा एग्जाम्पल रख सकते हैं हम कन्वर्जन ऑफ कार्बन इनटू डायमंड। डायमंड जो होता है वो कार्बन का प्योर फॉर्म होता है। डायमंड कार्बन की प्योर फॉर्म होती है, लेकिन और डायमंड आपको ये भी पता है कहाँ पर से ऑब्टेन होता है? जो कोक माइंस होती हैं वहाँ से ऑब्टेन होता है। कोयले की जो खान होती है वहाँ से तो ऑब्टेन होता है अपने को डायमंड। तो कोयले को डायमंड बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। लग जाते हैं कि नहीं लग जाते हैं? बहुत लंबे समय में कोयला एक डायमंड बनता है। ठीक है ना? तो ये लॉन्ग टर्म की रिएक्शन हो गई। और एक एग्जांपल और लिख सकते हैं हम कि फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। बताओ फॉसिल फ्यूल्स को बनने में कितना टाइम लगता है? लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। तो ये रिएक्शन कितने कम टाइम में कंप्लीट हुई है? कितनी स्लो रिएक्शन होगी। अगर आज हम फॉसिल फ्यूल बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं हम? नहीं बना सकते, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स को बनने में तो करोड़ों वर्ष का समय लगा है। ठीक है ना? तो ये सब के सब जो रिएक्शन है ये क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स? स्लो वेलोसिटी रिएक्शंस। आप सभी के एग्जाम्पल्स को नोट कीजिए। महत्वपूर्ण चीज़ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट इस जगह पर रिएक्शंस के टाइप्स बताने का है मेरा, वो ये है कि आपको एग्जाम्पल्स ध्यान में रखने हैं। मेन चीज़ क्या है? अपने एग्जाम्पल्स वाली एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखना है कि किस रिएक्शन का कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है। क्लियर है ना? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम डिस्कशन करते हैं। ये नोट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों हमारा कि रिएक्शन का रेट किस प्रकार से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में यहां पर डाल देता हूं रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के लिए उसका रेट कैसे निर्धारित करें कि ये किस स्पीड की रिएक्शन है और इसका रेट किस तरह से हम निकाल सकते हैं। जब रेट आप निकालेंगे तो आपको पता लग जाएगा वो कितने टाइम इंटरवल में रिएक्शन कंप्लीट हुई है। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो मेनली किस पर डिपेंड करता है बताओ? रेट ऑफ रिएक्शन इज मेनली डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स रेट जब आप निकालोगे, कोई रिएक्शन जब कंप्लीट होगी तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो तो डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होगी। आराम से समझना, जैसे ही आप कोई रिएक्शन कराते हो तो रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो तो डिक्रीज होती जाएगी और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होती है वो इंक्रीज होती जाएगी। ये बात क्लियर है? ठीक है ना? तो इनकी कंसंट्रेशन के आधार पर ही हम किसी भी रिएक्शन का रेट किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं उस प्रोसेस को हम देखते हैं। और उसके लिए मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर डेफिनेशन दे रहा हूँ रेट ऑफ रिएक्शन की। ठीक है ना? The rate of reaction is defined as the rate of reaction is defined as the change in concentration change in concentration of reactants। चेंज होगा ना रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में, और किसकी में होगा? और
रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में चेंज होगा पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इन ए रिएक्शन। यानी कि कोई भी आपने एक रिएक्शन ली है, उस रिएक्शन के जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनकी कंसंट्रेशन में पर यूनिट टाइम में कितना चेंज हो रहा है वो उसका रेट निर्धारित करता है। पर यूनिट टाइम में कितनी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की चेंज हो रही है वो क्या निर्धारित करेगी? रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो यहाँ पर मैं एक इमेजिन करता हूँ, इमेजिन करते हैं एक रिएक्शन मान लेता हूँ मैं एज फॉलोज। इमेजिन कर रहे हैं हम रिएक्टेंट और ये रिएक्शन करके क्या बना दिया इन्होंने? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4, प्रोडक्ट कितने भी बन सकते हैं। लेकिन मैं सीधे बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ कि रिएक्टेंट ने रिएक्शन की और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया। तो ऐसी कोई रिएक्शन हमारे पास है जिसका हम रेट कैसे निकालें? तो मान लेते हैं, देखो हियर यहाँ पर जो रिएक्टेंट हैं वो 1 मोल हैं। मान लिया हमने रिएक्टेंट क्या है? 1 मोल। तो इनसे 1 मोल ही क्या ऑब्टेन हो रहे हैं यहाँ पर? प्रोडक्ट। ठीक है ना? तो मैं नोट कर देता हूँ 1 मोल ऑफ आर इज रिएक्टेंट, 1 मोल ऑफ आर इज रिएक्टेंट and 1 mole P is product। ठीक है, 1 मोल तो यहाँ पर रिएक्टेंट है और 1 मोल ही आपको क्या ऑब्टेन हो रहा है यहाँ पर? प्रोडक्ट। ठीक है भाई साहब। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन, देन रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के लिए हम रेट कैसे डिटरमाइन करें? तो रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, है ना। देन रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो बच्चों, यहाँ पर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन तो पर यूनिट टाइम डिक्रीज होगी, समझ में आ रही है ना बात। और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो पर यूनिट टाइम इंक्रीज होगी। समझ लो इस बात को। रिएक्टेंट की जैसे रिएक्शन आप स्टार्ट कर देंगे तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है पर यूनिट टाइम वो तो डिक्रीज होगी, और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो पर यूनिट टाइम इंक्रीज होगी। होगी कि नहीं होगी बताओ? होगी ना। तो कैसे लिख सकते हैं? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो हमने डिक्रीज कर दी, डिवाइडेड बाय क्या होगा? जितने टाइम में कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई है तो क्या लिख देंगे यहाँ? टाइम टेकन टू डिक्रीज। इसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज होने में कितना टाइम लगा है। तो ये तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। और एक आप कैसे लेकर निकाल सकते हो, दूसरा कैसे लिख सकते हो? प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन
टू इंक्रीज, कितने टाइम में इंक्रीज हुई है, तो इससे भी आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। समझ में आ रही है बात सबके में? ठीक है ना, समझ आ रही है ना? यहाँ तक वीडियो को पॉज करिए और फटाफट से इसको नोट करिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर यूनिट टाइम में कंसंट्रेशन चेंज हो रही है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, और उसी के बेसिस पर हम यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर रहे हैं। क्लियर है ना? तो देखो फटाफट से नोट करो और मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ थोड़ा सा। देखो आगे चेक करते हैं स्टूडेंट्स। इफ R1 एंड P1, ध्यान से चेक करना, बहुत ही आसानी से लिखूंगा मैं। R1 P1 आर कंसंट्रेशन ऑफ R and P at T1 टाइम। देखो T1 टाइम पर मान लेते हैं हम, कंसंट्रेशन तो चेंज हो रही है ना। T1 टाइम, फर्स्ट में जो टाइम है उसको हम T1 मान लेते हैं, और जब कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी या घट जाएगी या बढ़ जाएगी उसको T2 टाइम मान लेंगे। ठीक है ना? तो T1 टाइम में R और P की कंसंट्रेशन मान ली हमने R1 और P1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एंड दीज आर R2 and P2, these are R2 and P2 respectively T2 time, respectively T2 टाइम। और T2 टाइम में इनकी कंसंट्रेशन हो जाएगी कितनी स्टूडेंट्स? R2 और P2। भाई चेंज हो रहा है, पहले जो तुमने रिएक्टेंट लियो बाकी कंसंट्रेशन मान लो R1, और जब यही कंसंट्रेशन चेंज होगी तो लास्ट की कंसंट्रेशन मान लो R2। पहले प्रोडक्ट कछु ना हो तो बाकी कंसंट्रेशन मान लो P1, और जब प्रोडक्ट फॉर्म हो गया तो बढ़ गई है कंसंट्रेशन, इंक्रीज हो गई है तो बाय मान लो P2। ठीक है ना? दोनों के काज हमने टाइम ले लियो कि फर्स्ट को टाइम तो T1 मान लियो और लास्ट को टाइम T2 मान लियो। समझ में आ गई बात? अब देखते हैं। देन डेल T इक्वल टू क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। ये तो क्या आ गया? टाइम इंटरवल। क्या आ गया? ये टाइम इंटरवल। लिख देता हूं, ये तो रिएक्शन का टाइम इंटरवल आ गया। ठीक है ना? अब देखिए डेल R मीन्स R2 माइनस R1। डेल R इक्वल टू क्या हो जाएगा? भाई R2 की कंसंट्रेशन चेंज हुई है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ है। ठीक है ना? अब मैं लिख रहा हूं डेल P इक्वल टू P2 माइनस P1। इसको क्या नोट कर सकते हो? अब तो समझ आ गया होगा। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज आ गया। क्लियर बात आ गई समझ में? ठीक है ना? अब आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। क्या निकालना है? रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना? रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है बताओ? अब बताओ मेरे का जाए। जब ये रिएक्शन, बड़े ध्यान से बताइए हूँ, जब ये रिएक्शन जो होगी ये कंप्लीट जब हो जाएगी तो कंसंट्रेशन कौन से की ज़्यादा होगी? जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो कंसंट्रेशन
आर की ज़्यादा होगी कि पी की ज़्यादा होगी? ध्यान से सोचो। आर रिएक्टेंट है, रिएक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो रिएक्शन पूरी होने पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटी है और प्रोडक्ट की बढ़ी है। तो कंसंट्रेशन कौन की ज़्यादा है गई? प्रोडक्ट की। कौन की ज़्यादा है गई? प्रोडक्ट की ज़्यादा है गई कि ना है गई? अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो रिएक्टेंट की घट गई, तो इट मीन्स रेट किस तरफ ज़्यादा हो रहा है? फॉरवर्ड रिएक्शन में ज़्यादा। भाई ज़्यादा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? इसलिए अगर प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई है और प्रोडक्ट की इंक्रीज हुई है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस का साइन यूज़ करते हैं और इसकी रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल टी। ये तो रिएक्टेंट के लिए। और क्या हो सकता है? डेल पी अपॉन डेल टी, ये पॉजिटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि या की कंसंट्रेशन तो बढ़ रही है, प्लस का साइन बता रहा है, इसकी कंसंट्रेशन घट रही है, माइनस का साइन बता रहा है। तो ये इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं ना, इस तरह से हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अरे समझ आ रही है ना बात? ठीक है ना। अब अगर हम कंसंट्रेशन और टाइम में, ये तो रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह से डिटरमाइन कर लोगे आप। अब अगर हम कंसंट्रेशन और टाइम में एक ग्राफ खींचें तो कैसे आवेगा? टाइम और कंसंट्रेशन में। तो बच्चों देखो, इधर तो मैं ले रहा हूं कंसंट्रेशन, ठीक है ना, और इधर ले रहे हैं हम क्या? टाइम। क्लियर है? तो देखो, अगर रेक्टेंट को मैं इस जगह पर मानूं तो रेक्टेंट यहाँ से जब चलेगा तो रेक्टेंट की कंसंट्रेशन जैसे जैसे टाइम बीत तो जाएगा रिएक्शन को तो घटती जाएगी कि नहीं घटती जाएगी? रेक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है कि ना घट रही? घटती जाएगी ना। ये बात तो समझ में आ रही है ना? रेक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती जाएगी टाइम के साथ, घटती जाएगी ना। और भैया बताओ, अगर प्रोडक्ट को हम नीचे से स्टार्ट करें, यहाँ माने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को क्या हाल होगा? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, बढ़ रही है ना। तो ई वाली जो ग्राफ की लाइन है, ये तो क्या बता रही है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। और ये वाली जो ग्राफ की लाइन है, ये क्या बता रही है? कंसंट्रेशन ऑफ रेक्टेंट। क्लियर है ना? अरे समझ आ रहा होगा? ग्राफ समझ में आगो ना आयो? रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन तो टाइम के साथ साथ डिक्रीज होती जाएगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ इंक्रीज होती चली जाएगी। ये बात बिल्कुल आपके यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए। समझ में आ रही है ना? बिल्कुल क्लियर कर लो इसको। और आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर चुके हो, और रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के बाद हम उस रिएक्शन के लिए, उस रिएक्शन के लिए जिस रिएक्शन को आप यूज़ कर रहे हो, उस रिएक्शन के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन को एक ग्राफ के थ्रू यहाँ पर शो कर रहे हैं कि किसी भी रिएक्शन के लिए अगर हम ग्राफ फॉर्म करेंगे तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को तो डिक्रीज करते चले जाओगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को आप इंक्रीज करते चले जाओगे। क्लियर है ना? तो स्टूडेंट्स, हमने बड़े ही सिंपल सिस्टम से आज यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, क्या केमिकल काइनेटिक्स को स्टार्ट किया है, उसकी डेफिनेशन दी है, डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस को डिफाइन किया है, उनके एग्जाम्पल्स हमने दिए हैं, और एग्जाम्पल्स देने के बाद हमने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार से हम किसी भी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं। समझ आ रही है ना बात?
तो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के बाद आपने यहाँ पर एक ग्राफ को प्लॉट किया है जो पूरी तरह से क्लियर इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि जब भी कोई रिएक्शन संपन्न होती है, कंप्लीट होती है, तो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के अंदर क्या चेंजेज आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आज के इस वीडियो में बस आपको इतना ही एक्सप्लेन किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और डिफरेंट जिसके टॉपिक्स हैं उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।